अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सहाफ़ी जावेद चौधरी का जो कॉलम है हालिया, उसके बड़े चर्चे हैं। उन्होंने अपने कॉलम में इमरान खान की 2 दफ़ा होने वाली जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात का अहवाल लिखा है और फिर जनरल बाजवा से जावेद चौधरी साहब की क्या गुफ्तगू हुई उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और मुख्तलिफ अकाउंट्स शेयर किए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मुख्तलिफ वाक़यात को जावेद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा की क्या उसके ऊपर राय है उनकी ज़बानी बताया। जनाब, इसमें एक बड़ा अहम जो इंकशाफ जो बाजवा साहब के रेफरेंस से कोट करते हैं वो ये था कि बाजवा साहब की ये राय थी कि शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाना चाहिए था और इस राय का इजहार उन्होंने किया भी। लेकिन फिर बाजवा साहब आगे जाके जावेद चौधरी साहब के मुताबिक ये कहते हैं कि इमरान खान ने बाजवा साहब से कहा कि हम शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो केसेस हैं, नैब के केसेस, वो ख़त्म करवाए जाएँ। इसी सिलसिले में फिर आगे अकाउंट भी लिखा उन्होंने। अब गुज़श्ता रोज़ इससे मुतल्लिक वसीम बादामी साहब ने शौकत तरीन साहब से डायरेक्टली पूछ लिया कि इस तरह की क्या आपकी कोई जनरल फैज़ से मुलाकात हुई, आपकी कोई जनरल फैज़ से बात हुई, क्या हुआ। जो शौकत तरीन साहब का रिस्पांस था वो आपने मुलाहिज़ा भी किया, हम आपको बता भी देते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने PM साहब यानी इमरान खान साहब को ये कहा कि मेरे जो केसेस हैं उनको आप बस चलवा दें अदालतों में तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। फिर आगे वसीम बादामी साहब ने कैटेगोरिकली स्पेसिफिक सवाल किया कि क्या आपने फैज़ साहब से कहा कि हमारे केसेस चलवा दें? तो शौकत तरीन साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैंने फैज़ से सिर्फ ये कहा कि आप अदालत से कहें कि मेरा केस चला दें। अब ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह से केसेस के ऊपर असरअंदाज होने की बाज़गश्त हुई हो, बातें हुई हों। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पनामा केस की JIT के हवाले से किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने JIT में 2 जनरल्स भेजे और कुछ ना कुछ चीज़ को मुतासिर किया गया। अब इसके ऊपर सवाल हमारा कुछ यूँ है कि मुख्तलिफ अकाउंट्स से और 2 ख़ास तौर पे अब एक साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं, एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके अकाउंट्स और फिर जनरल बाजवा जो कह रहे हैं, इससे क्या ये बात एतराफ़ है कि साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट PTI के हक़ में केसेस असरअंदाज होने की कोशिश करती रही है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्ज़ियाकारों के पास। हमें ज्वाइन करें आज इरशाद भट्टी साहब, मुनीफ फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, आपकी राय इसके ऊपर सबसे पहले जानना चाहूँगी। क्या आप समझते हैं केसेस एक तो ऑब्वियसली तारीख का हिस्सा भी हैं, हमने भी इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात की कि एकदम से शौकत तरीन साहब के केसेस चल पड़े और फिर उसमें किस तरह से आगे हुआ। शौकत तरीन साहब भी खुद कह चुके थे कि तब तक मैं वज़ारत कबूल नहीं करूँगा जब तक मेरे केसेस के ऊपर कुछ नहीं होता। अब ये बात सामने आना, क्या ये PTI के खिलाफ जाता है? देखिए, ये दिस शुड नॉट सरप्राइज अस एट ऑल। जो जनरल फैज़ साहब का खिदमात थी, खास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए या इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये जितनी भी डिटेल्स अब हमारे सामने आ रही हैं या इस तरह के इंकशाफात होते हैं, बिट्स एंड पीसेस हैं, ये सिर्फ सप्लीमेंट करते हैं उस मेन पोजीशन को या उस मेन इशू को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोजेक्ट था जिसको प्रॉपरली नर्चर किया गया साबिक़ा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। उसके मरकजी किरदारों में जनरल बाजवा साहब थे और फैज़ साहब थे। अब वो जिस तरह से वो परवान चढ़ी और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब से अपने मुखालिफिन को, तो वो ऐसे ही था कि कहीं खुद ब्राउ बीट करके लोगों को करते थे और साथ ही फिर ये भी करते थे कि जो जहाँ काम नहीं चल रहा होता था वहाँ जनरल फैज़ साहब के ऑफिस की खिदमत की जाती थी। और ये तो आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि जनरल फैज़ साहब ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व थे और बहुत ही पेटी चीज़ों के अंदर उनका जो असर रसूख था वो उसकी शमूलियत होती थी, जो कि मैं समझता हूँ उनके मनसब के भी मुताबिक नहीं था। लिहाजा ये चीज़ फर्दर इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती है इस पोजीशन को कि वाकई इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए सब कुछ किया। उनके खिलाफ जो किया उसमें एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत उन्हें जनरल फैज़ साहब की सूरत में हासिल थी। और अगर छोटी मोटी रेजिस्टेंस को थी भी बाजवा साहब की जानिब से, तो जनरल फैज़ साहब क्योंकि बहुत करीब थे इमरान खान साहब के, तो इमरान खान साहब काफ़ी लोगों को निशाना बनाते थे जनरल फैज़ साहब की मदद से और काफ़ी चीज़ें
उनको जो आउटसोर्स की हुई थी जनरल फैज साहब को, वो उससे जाहिर होता है कि ऐसा ही था। और कोई मेरे ख्याल में अब कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा, और आगे जो मामलात हैं उससे आपको और बहुत सी एविडेंस मिलेगी जिससे आपको इस बात का पता चलेगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है मुनीब, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि ये जो सारे इंकशाफात हो रहे हैं इसमें तो साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ इदारे के अंदर ही एक कार्रवाई होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सियासतदानों की हद तक जो दौरे हुकूमत में होता रहा पीटीआई के, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो फिर वहां से शुरू किया जाए कि कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को लाने में जो किरदार अदा किया साबिक आर्मी चीफ ने और जनरल फैज साहब ने, किस तरह से प्री पोल और पोलिंग डे पे जो धांधली की गई उसके अंदर उनका क्या था, और उसके अंदर उन्होंने किस कदर मुआवनत की इमरान खान साहब की, सियासी मुखालफिन को का रास्ता रोकने के लिए किस कदर की। और सबसे मजे की बात, इसके अंदर तो कुछ मौजूद अदलिया के भी जज साहिबान को जो साबिका हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि उन्होंने कैसे एक वज़ीर आज़म को प्रिजम्पटिव चीज के ऊपर नाअहल किया और इमरान खान साहब का रास्ता साफ किया। लिहाजा अगर करना है किसी का एहतसाब तो फिर उन जज साहिबान का भी कीजिए। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, पीटीआई इसको अपने हक में गवाही करार दे रही है, कैसे? क्या आप समझते हैं पीटीआई दुरुस्त कह रही है? देखिए मैडम शेख कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता था केसों पर को लेफ़्ट राइट करने के लिए, ये जो आउटसोर्स मेरी सिविलियन बालादस्ती को करने पड़ते थे केस, और ये जो ये मुताजी थी मेरी सिविलियन बालादस्ती को, वो उन्होंने आके शहबाज शरीफ साहब और उनकी पीडीएम हुकूमत को मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने आके इसका किस्सा ही मुका दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई केसों पर असरअंदाज ही नहीं हो सकता, क्योंकि केस ही नहीं रहे तो असरअंदाज क्या होना है। हमारे दोस्त जायद गशकोरी साहब की रिपोर्ट है, शायद इस पर किसी सिविलियन बालादस्ती या जमहूरियत पसंद को कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा आ जाए कि जो दिन दिहाड़े मुजरमों और मुलजमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर बेशर्मी से नैब तरामीम की, उसके बाद 1650 मुलजमान के केस ख़त्म हो गए हैं, 2400 मुलजमान ने फ़ायदा उठाया है, 750 मुलजमान के केस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं, और 69% सरकारी मुलाजमीन भी मुस्तफ़ीद हुए हैं। किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, ये तो हम कहते हैं कि झूठे केस किसी महज़्ज़ब मुआशरे में सामने लाया जाए अगर बने हों तो, लेकिन ये भी हम क्या कह सकते हैं कि किसी महज़्ज़ब मुआशरे में इतनी बेशर्मी से ख़त्म कर दिए जाए सारे केस, इतनी बेशर्मी से 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स ख़त्म कर दिए जाए, वो फलूदे वाले, वो फेरी वाले, वो पापड़ फरोश, वो सारे, इस पे किसी को रोना नहीं आता। ये 1100 अरब किस मुल्क का था? हमारा पैसा था। वो सारे मुल्ज़म और मुजरम जो कल तक अदालतों में फिर रहे थे, और जिनमें से अकलियत तो ऐसे होंगे ना जिन पर सच्चे केस होंगे, वो आज इक़्तिदार में है। इस पर किसी को कोई शर्म नहीं आती। सर, हम उसकी भी बात करते दूसरी हैं, बात मैडम शेख, ये जो है खैर से ये जो दूसरी बात, ये जो हमारे मैडम शेख जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये जो हमारे नैबज़दा पेंडोरा लीक्स वाले, ओमनी बैंक के अनवर मजीद के समधी, नवाज शरीफ साहब के भी फेवरेट, जरदारी साहब के भी फेवरेट, इमरान खान साहब के भी फेवरेट, 7वें NFC अवार्ड के खालिक, स्टेट बैंक एक्ट के खालिक, अपना बैंक ना चला सकने वाले, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना को कहने वाले कि ज़रा बंद कर दे, ये ख़त लिखें ताकि IMF का मुआहदा ना हो सके। ये जो शौकत तरीन साहब हैं, मेरा केस चलवा दें, यानी डीजे वाले बाबू मेरा केस चलवा दे, वाह 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 वाह, यानी कोर्ट में जैसे ही केस चलेगा वो फारिग हो जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं आप पे। अच्छा, अब मुझे ये डीजे वाले बाबू को भी छोड़िए और ये जो केस चलवाने की ख्वाहिश करिए, यानी कितना मासूम आदमी है, कितना प्यारा आदमी है। हाँ, ये कितना प्यारा आदमी है मैडम शेख, मैं और आप वैसे ही उनको बैठ के कि मेरा डीजे वाले बाबू मेरा केस चला दे, कितना प्यारी मासूम सी ख्वाहिश है। अच्छा, शौकत तरीन साहब का आपने सवाल किया कि 2-3 जुमले बोलूँगा, क्या शौकत तरीन का एतराफ़ इस बात का सबूत है कि साबका इस्टेब्लिशमेंट PTI के हक में केसों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही है?
अच्छा, अब मैडम शेख आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 2, 3, 4 मरतबा कहा है कि नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, लीगियों को छुड़वा दिया जाता था, इतने तगड़े केस थे, होता ही कुछ नहीं था, इनको छुड़वा लिया जाता था। अब इमरान खान साहब की इस बात को ले लें, फिर हम कह सकते हैं कि इमरान खान का ये इतराफ़ इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग के हक़ में भी मैनेजमेंट हो रही थी या किया जा रहा था। तो मैडम शेख, अब इस पे मेरे भाई प्यारे साहिब हिस्ट्री न्याजी साहब यकीनन चेयरमैन नैब और वो ऑडियोज़ वीडियोज़ का भी जिक्र करेंगे, और नैब न्याजी गठजोड़ का जो एक है वो भी करेंगे। और अगला जो है मेरे भाई प्यारे छोटे भाई मुनीब फारूक साहब ने जजेस और जर्नल्स को ला के खड़ा किया है, इंक्वायरी करें, एक बहुत बड़ा कमीशन बनाएं और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ से, क्योंकि अब वही ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ से प्रोजेक्ट इमरान खान तक सारी चीज़ें दरमियान में लाएं। लेकिन प्रोजेक्ट तरीके इंसाफ नहीं था, वो 22-24 साल से तरीके इंसाफ झगड़े खा रही थी। प्रोजेक्ट वजीर आजम वजारत उज़्मा हो सकता है, तरीके इंसाफ नहीं हो सकता। क्यों सर? जब साफ साफ ये बात आई है कि इमरान खान साहब गए बाजवा साहब के पास और उन्होंने कहा भाई इनके केसेस के बारे में ज़रा देखें, तो फिर अब इसमें क्या इबाम रह जाता है? क्या अभी भी आपको कोई शक है कि पीटीआई जा रही थी आर्मी के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, आर्मी चीफ के पास, कि भाई हमारे मामला ज़रा सुधार दें? मैडम शेख, ज़ुबैर उमर गुलाब जामुन जब खाने गए थे तो जन बाजवा साहब ने 2 बातें कही थी कि आप पॉलिटिकल केसेस चलाएं अदालतों में और अपने जो कानूनी मामलात अदालतों में और पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब कितनी मरतबा गए वो भी छोड़ दीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं हार रहा हूँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, और लंदन मुलाकातें गैर सियासी वो भी छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ की बात करें, बिल्कुल आप हक रखते हैं बात करने का, और हम कई दफा उसके ऊपर सवाल भी रखते हैं और हम उसको डिस्कस करते हैं। बट सर, अब ये जो रीसेंट इंकशाफात आए हैं, इसके ऊपर इधर भी तो देखें ना। हम उधर तो देख रहे हैं और बार बार देखते हैं, बट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके चल रही है जी, तो फिर ये हुआ ना कि भाई सब कुछ श्याम था, वो भी अपनी चीज चलाने के लिए उनके पास बार बार जाते थे। यहां तक कि नैब की केस खत्म करवाएगा शौकत तरीन साहब ने तस्दीक कर दी है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है, एतराफ है। एक छोटी सी जी बिल्कुल डेफिनेटली होता रहा होगा इसमें, हाँ बिल्कुल होता रहा होगा, क्यों नहीं होता रहा होगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब और मजहर अब्बास साहब का कमेंट जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो हालिया इंकशाफात हो रहे हैं, सहाफ़ियों के ज़रिए साबिक़ आर्मी चीफ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े राज खोल रहे हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? शौकत तरीन साहब कहते हैं सिर्फ केस चलाने का कहा था। क्राइसिस ये है कि अब मैं क्या बताऊं, आप का इतना बड़ा फोरम है, मदर अब्बास साहब जैसे नस्ताली मुहज़्ज़ब आदमी बैठे हैं, क्या मतलब मिसाल ले रहे हैं। अब मेरे किसी से नाजायज ताल्लुकात हैं और उनमें से हम में से 2 में फरीक में से एक बंदा अफशा करना चाहता है, तो एक बंदे को अपने कपड़े उतार के बताने होंगे, दिखाना होगा कि जी ये नाजायज ताल्लुकात जो है इसके अंदर फरीक को अगर मैंने खराब करना है तो पहले बताना होगा। एस्टेब्लिशमेंट को अगर ये बताना है कि उनको इमरान खान साहब से नाजायज तल्लकात है, तो सारी चीजें पहले अपनी गर्दन जहां की अदालतें और एस्टेब्लिशमेंट को पेश करें। एक बंदे था वो किताब लिखना चाहते थे, उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ लिख दूंगा। मैंने कहा सबसे पहले आप कैजुअलिटी बनोगे। आप अगर दूसरे फरीक को खराब करना चाहते हो तो उस किताब में पहली कैजुअलिटी आप बनोगे, अपने बारे में आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो लोगों की आंखों से उजल है, जो एक शर्म का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ये अजीबोगरीब एक कैफियत है कि शौकत तरीन साहब, आपको पता है कि यहाँ जरा सारे हम अपने यादाश्त पे जोर दें, उनको वजीर खजाना के तौर पर अनाउंस कर दिया गया था, तो महीना 1.5 महीने पता नहीं चला था वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अचानक फिर हमारे जो बड़ा अलर्ट विजिलेंट मीडिया पाकिस्तान का, उन्हें बताना शुरू कर दिया कि शौकत तरीन साहब अंदरूनी खाना ये कह रहे हैं, या हम सारी बातें बल्कि शायद ऑन रिकॉर्ड आए थे। मेरा ख्याल है शाहजेब के शो में भी वो आए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया था। जिसने कहा था कि नैब के मेरे वो यहाँ पे भी शायद हमने डिस्कस किया हो कि वो कहते थे मेरे नैब के जो केसेस खत्म करोगे तो मैं वजीर खजाना का जो है हल्फ उठाऊंगा। उन्हें इमरान खान साहब को पहले रखी शर्त, फिर वो क्यों ना खत्म होते। कौन था नैब का चेयरमैन? जस्टिस जावेद इकबाल।
हिज मास्टर्स वॉइस। इमरान खान 100 कहे, पूरा जो एक ऑप्टिक्स है, जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, वो उसका तकाजा है कि उनके मास्टर्स इमरान खान साहब थे, जो इमरान खान साहब उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। योर ओबीडिएंट सर्वेंट कौन था? जस्टिस जावेद इकबाल, क्योंकि ये वही था जिसने अपने मसल फ्लेक्स किए थे, और यही वो जावेद चौधरी साहब थे जिनके 3 कॉलम्स आए थे, जिसकी कभी तरदीद नहीं आई थी, और उसके बाद में बेचारों की बाजू मरोड़ी गई, और फिर वीडियो आई है। सारी बातें हम 20 दफा डिस्कस कर चुके हैं। क्राइसिस मुल्क का क्या है जी? मुल्क का क्राइसिस ये है कि हमने सारे जो पिछले 2014 से किया, हमने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख कर दिया। अब मुझे पता है कि ये क्या हम कर सकते हैं। ये जो सारी ये होते हैं आजकल, जो है इतराफात का जो है जमाना है, कॉन्फेशन जो हो रहे हैं, हर बंदे एक इतराफी बयान दे रहे हैं। हर बंदा जो अल्लाह मियाँ के यहाँ तौबा करने से पहले वो अपने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सब सारा जो वही चीजें जो है हमारे सामने आ रही हैं, और उसके अंदर से उसका कोई फायदा नहीं है। अब अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो पता नहीं हमने डिस्कस करना या नहीं करना, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सर करना है। अगले सवाल में वही है। अच्छा, फिर वगैरह मैं उसका कि ये सारे इंटरट्वाइन है, ये सारे एक दूसरे से मुल्हिका हैं। ठीक है। इमरान खान साहब की अगर खुशमाली करनी है एस्टेब्लिशमेंट ने, तो सबसे पहले अदलिया की और एस्टेब्लिशमेंट की खुशमाली होगी। ओके। मेरे साथियों ने पहले बता दिया, मुनीब साहब ने भी और शायद शाह भट्टी साहब ने इशारा किया है कि मिली भगत थी सबकी। अगर मैं मुलव्वस था, अगर शहबाज शरीफ मुलव्वस था, अगर इमरान खान मुलव्वस थे, तो जो शरीक जुर्म थे, फरीक सानी हैं, जिनके साथ मिलके ये के बगैर जुर्म मुमकिन नहीं था, पूरे मुल्क को मैनिपुलेट करना। अब आप तहरीक इंसाफ के अंदर हकीकत यह है कि आजकल टिकट चल रहे हैं, और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ इत्तेफाक है कि लोग जो बाहर से आते हैं तो मुझे मिलने आ जाते हैं, या कोई दोस्त खाने में बुलाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इधर पूरे तरीका से कौमी रहनुमा आया करते हैं। उनको मुश्किल क्या आ रही है? 2018 के टिकट सारे के सारे मेजर और कर्नल ने दिए थे, जनरल फायज ने दिए थे। अब टिकट पहली दफा खुद देने पड़ गए हैं। 2008 का इलेक्शन लड़ा नहीं, 2013 का इलेक्शन भी सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट ने दिए, और 2018 के 2008 के तो इलेक्शन बायकॉट किया ना। उसके बाद 2013 का फिर लड़ा, सारे टिकट दिए। यहाँ लोग कभी तरीके साहब के दफ्तर में आए ही नहीं है 2013-2018 में। हर बंदा इलाका जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट में भीतर बैठे थे, डिवीजनों में कर्नल बैठे थे, ऊपर जो उससे बड़े अफसर बैठे थे, और फिर कई लोगों ने मुझे कहा, अभी तक लोग आ रहे हैं, परसों चौथ हम इकट्ठे हुए हैं, और वो रो रहे हैं कि जी मेरे उस वक्त टिकट जनरल फैज ने मेरे मुकाबले में फैसला फलांग को दे दिया। अब यहाँ पे आप एक और उनका क्राइसिस है कि ये बिल्कुल टिकट क्राइसिस है कि इस वक्त टिकट जो पार्टियों को देने हैं, जितने में इलेक्शन लड़े हैं, इमरान खान साहब उनके बारे में एक ट्रस्ट डेफिसिट रखते हैं। अच्छा। उनका ख्याल है कि इनको चलिए सर, ये वाली जो गुफ्तगू है ना, ये मेरा ख्याल है अगले सवाल में करते हैं। इलेक्शन से रेलेवेंट है, तो आगे जाके जरा टिकट्स को भी डिस्कस करते हैं और फिर क्या मामलात आगे बन रहे हैं। बट मज़हर अब्बास साहब, अभी यहाँ पर भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और भट्टी साहब ने जो उस वक्त की अपोजिशन के केसेस थे उनका भी हवाला दिया। फिर ये भी कहा कि इमरान खान साहब बताते थे कि किस तरह से वो बेबस थे, नैब किसी और के कंट्रोल में था। लेकिन अब ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, फिर शौकत तरीन साहब की उसकी तस्दीक कि भाई मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ चलवा दें केसेस। खैर, तो ये इशारा भी नहीं करता कि खान साहब इतने भी बेबस नहीं थे फिर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है इसमें अभी हमें जनरल फैज़ का मौक़िफ़, माफ़ कीजिएगा, जनरल फैज़ साहब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, ये सामने नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये क्रेडिट जावेद चौधरी साहब को जाता है, और किसी भी जर्नलिस्ट का ये क्रेडिट होता है कि अगर उसके कोई कॉलम या ख़बर ज़ेर बहस लाई जाए। उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, इससे पहले भी जो उनके इंटरव्यूज़ थे वो बहुत कमाल के थे। जब उस ज़माने में मैंने नैब के सिंध में एक बहुत ही सीनियर आदमी थे, उनसे मैंने पूछा था, अब वो नैब में नहीं रहे, कहीं ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो उन्होंने ये बात की थी कि जैसे ही जब वीडियो आई थी जावेद इकबाल साहब की, उसके बाद नैब के केसेस में तेज़ी आ गई थी, जो ये PMLN और पीपल्स पार्टी के केसेस थे। अब उसकी जो भी वजूहात हों,
देखिए, शौकत तरीन साहब ने जब ये बात की है ना, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि जनरल फैज़ इसको डिनाई करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर शौकत तरीन साहब ने उनको अप्रोच की बकौल शौकत तरीन, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि केसेस ख़त्म करवाए जाएं, तो फिर वो जनरल फैज़ को क्यों अप्रोच कर रहे थे? जनरल फैज़ का क्या अमल दखल था? जनरल फैज़ की क्या पोजीशन थी? और इसके माने क्या होते हैं? अगर फ़र्ज़ करें ये बात दुरुस्त है और जनरल फैज़ ने कॉल की, तो इसके माने यही होते हैं कि केस ख़त्म कर दें। इसके माने यही होते हैं कि जब आप कोई इतनी तगड़ी सिफारिश करवाते हैं और उसको नाम सिर्फ ये देते हैं कि आप बस केस चलवा दें, तो अगर फ़र्ज़ करें जनरल फैज़ ने जावेद इकबाल साहब को फ़ोन किया होगा कि यार ज़रा ये केसेस देख लेना या ये केसेस चला देना, तो उसके क्या माने होते हैं? तो मेरे ख्याल में मैं अभी इसकी तस्दीक और तरदीद इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अभी तो सिर्फ एक पार्टी का हमें मौके पता चला है ना, जो शौकत तरीन साहब हैं। अब फैज साहब जिस तरह बाजवा साहब भी सेम चीज कह रहे हैं मज़े साहब, बाजवा साहब से मुतल्लिक जो मंसूब हो रहा है वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा और फिर बाजवा साहब ने फैज साहब के थ्रू वो केसेस चलवा दिए। अब यही बात सेम चीज है ना कि बेट हो रही है। हम थर्ड पार्टी सोर्स को कोट कर रहे हैं ना, ठीक है, हम थर्ड पार्टी सोर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने बट सर फिर आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा तारीख में वो केस चला भी, हमने वो देखा भी। मैं सर्कमस्टांस देखिए, दो तरह के एविडेंस होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस एविडेंस होते हैं और एक डायरेक्ट एविडेंस होता है। तो ये उन्होंने देखें, जावेद चौधरी साहब का कमाल ये है कि जावेद इकबाल साहब के जब उन्होंने इंटरव्यू किए, तो अगर किसी इंटरव्यू की तरदीद ना आए फरीक की तरफ से तो उसकी तस्दीक समझी जाती है, ठीक है, ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये जनरल बाजवा बराह रास्त इसकी तरदीद नहीं करते और जनरल फैज़ इसकी तरदीद नहीं करते, तो इसका मतलब है ये बात दुरुस्त है। और अगर यह बात दुरुस्त है तो फिर बिल्कुल जनरल बाजवा, और मुझे पीटीआई का ये मौक़िफ़ अपनी जगह के ये एक चार्जशीट है, उसमें तो वो बहुत सी बातें कर रहे हैं। उसमें जब अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुमलिकत के लिए खतरा हो गए थे, तो क्या वो उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं? सर उस वाली स्टेटमेंट की तरदीद आई है, जावेद चौधरी साहब ने खुद ही एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने बाकी सारी जो बातें हैं उसको उन्होंने कहा है वो अपनी जगह कायम है, उसकी तस्दीक। और फिर मंसूर ने, भट्टी साहब ने भी कह रहे हैं कि बराह रास्त उसकी तस्दीक कर रहे हैं। चौधरी साहब नहीं अलीना, लेकिन जावेद चौधरी ने तो तरदीद नहीं की है सर। जावेद चौधरी ने कहा है वो जो एक जुमला है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आगे जाके पता चलेगा, वो उस तनाजुर में नहीं है जिसमें लिया जा रहा है। अच्छा चलें, वो फिर जब आगे बात आएगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अच्छी चीज देखिए, बात सिर्फ बहुत सीधी सी है। ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत मुसलसल करती रही है। ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हमारी नैब जो है वो सियासत ज़दा रही है। ठीक है, ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हम जो है एहतसाब को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। आप उठा के पूरी नैब की तारीख पढ़ लें, और नैब बहसियत इदारा बुरा नहीं रहा है। अगर नैब को सही मानों में इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और बगैर किसी प्रेशर के यूज़ किया जाए, तो नैब मेरे नुक्ते नज़र से, मैंने जो उसके सारे वो पढ़े हैं, अगर उसको एक अच्छे कॉम्पिटेंट टीम दी जाए, एक अच्छे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का वो दिया जाए, तो वो बेहतर काम हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हम गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, बट यहाँ पर बुनियादी बात इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हायर मॉरल ग्राउंड सेट किया। उन्होंने शुरू से ये कहा कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते रहे अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन आज ये जो इंकशाफात हो रहे हैं ये ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए हैं क्योंकि ये इंकशाफ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कि वो भी यही करते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते आए हैं अपने केसेस, अपने काम निकलवाने के लिए। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जिसके ऊपर हमारे सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इस बात का इतराफ़ है और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक, उसको सूबाई इंतखाबात से मुतल्लिक उसको। एक ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया गुज़श्ता रात, जब उन्होंने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके 90 रोज़ के अंदर अंदर ही पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं। अब इसके ऊपर सियासतदानों की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, कुछ इसका खैर मकदम कर रहे हैं, तो कहीं पर इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 90 दिन के ऊपर तो इतराज़ नहीं उठाते, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शंस एक साथ ना हुए, मतलब सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जनरल इलेक्शंस की कैफियत ना बनी है, तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, अजीब दंगा फसाद होगा, इससे क्योटिक सिचुएशन होगी और वो सही नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन साथ करवाने चाहिए, ये अलग अलग इलेक्शंस सही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निगरां सेटअप ना अब होता है ना इंतखाबात में होता, तो दोनों इलेक्शंस मुतनाज़े होंगे। अब अपने तजियाकारों से हम ये पूछ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या अगर इलेक्शंस अलग अलग हुए तो उससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी? भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? देखिए मैडम शेख, एक तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और सराहे जाने वाला फ़ैसला है, काबिल तारीफ़ फ़ैसला है। जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये कमाल का फ़ैसला दिया है और मुझे लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पीडीएम एंड कंपनी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएं कि, और दूसरी बात यह है कि वजारत दिफा, वजारत ख़जाना, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हुक्मरान इत्तेहाद, ये सारे कम अज़ कम इलेक्शन को ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं जनरल इलेक्शन के करीब, कि जनरल इलेक्शन वाले जो दिन ये सारे इलेक्शन हों, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता नज़र आ रहा था और नज़र आ रहा है। और फिर वहाँ जाकर क्या सूरत हाल बनती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आता है या क्या वो सुप्रीम कोर्ट फैसला इलेक्शन करवा पाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम शेख, ये मैं पूछना चाहता हूँ राना साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन एक साथ होंगे तो साफ और शफाफ होंगे, क्या वो लिख कर ये गारंटी देंगे कि अगर एक साथ होंगे तो शफाफ और शफाफ होंगे? अगर अलग अलग होंगे तो इंतशार बढ़ेगा। ये उनको किस तोते फाल वाले ने बता दिया कि अलग अलग होंगे तो इंतशार बढ़ेगा। हारने वाला दोबारा धरने देगा। दोबारा का मतलब ये है कि इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, मतलब राना साहब उनको हरवा चुके हैं तो दोबारा धरने पर भी चढ़वा चुके हैं। लॉन्ग मार्च करेगा, मतलब ये करेंगे। अच्छा, निगरान सेटअप नहीं होगा तो इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। आपने मुतनाज़े निगरान सेटअप लगा लिया तो उस पे किसी ने क्या कर उखाड़ लिया है, तो क्या अगर निगरान सेटअप होगा, ये भी आपका ही सेटअप है, करवा दे इलेक्शन। और अच्छा, गवर्नर साहब, असम्बली खुद ब खुद शर्म से पानी पानी होकर तहलील हो गई है, इसलिए मेरा तो कोई किरदार ही नहीं है। वाह भाई वाह। ये मैडम शेख, ये डीजे वाले बाबू हर जगह बैठ के अपने गाने चला रहे हैं। इन डीजे वाले बाबुओं ने को कहें कि आप एक गाना चलाएं ताकि हमें सही साफ मेरा ख्याल है ये थोड़ा कहना अनफेयर होगा। माजरत के साथ सर, एहतराम के साथ ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि हर एक की कानून की, आइन की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अगर वो ये समझते हैं तो हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, ये आपकी राय हो सकती है। न्याजी साहब, आप कहिएगा, जो राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब जो वजाहत पेश कर रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो फैसला है उससे मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी स्ट्रेट, बड़ी खरी बात की है, मुझे पसंद आई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस जवाद हसन साहब के। वैसे मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूँ, गैर मामूली जज हैं। ठीक है, और बिल्कुल यही आइन कहते हैं जिसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया। राना साहब ने तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी अगर अदालत का जो हुक्म होगा वो सर आंखों पे, बाकी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ऐसे हैं कि वो हर बंदे को पता है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या होने चाहिए। आप ये देखें कि ये हुकूमत फर्ज किया कि 12 अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाते हैं और 6 अप्रैल के अंदर पंजाब के अंदर हुकूमत बन जाती है और केपी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि 18 अगस्त से पहले अगर 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए और अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर जो भी हुकूमत बनेगी वहां पे, या फर्ज किया इलेक्शन कमीशन के बाद ये पावर्स हैं कि वो उससे इंतजामी इख्तियारात अपने पास रख ले। तो मत भूलें कि एक हुकूमत इंटैक्ट है। मसलन अब इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ जीतेगी या मुस्लिम नून जीतेगी। ज्यादा इम्कानात है कि चलो जी तहरीक इंसाफ सर्वे कह रहे हैं जी, सब कुछ हो रहा है जी, पॉपुलैरिटी है वो जीत जाएगी।
लेकिन हतमी रायत नहीं है। लेकिन वो तो एक हुकूमत इंटैक्ट बैठी है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड बड़ा ही बारीक से नुक्ता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने उठाया है, और बिल्कुल वो बंदे उठाएंगे जिन जो कि उस इलेक्शन के लूजर होंगे अगर बट सर इसमें क्राइसिस क्या है? ये तो देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट इसमें क्राइसिस क्या है ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इलेक्शन के बारे फैसले जो है कई दफा जो है पसे पुश डाले जा चुके हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन करने के लिए हुक्म दिया कि पति 3 महीने 4 महीने के अंदर आप इलेक्शन कराएं। मुझे बताएं कि आज तक हुए? यहीं पे जो इलेक्शन शेड्यूल आ गया है तो 7 इलेक्शन के साथ इतनी पकड़ लगी हुई है इलेक्शन कमीशन के पास कि आप ये भी श्योर करें, ये भी इंश्योर करें, ये भी इस चीज का भी यकीन आज कॉल कर लिए आइंदा हफ्ते में ना इलेक्शन कमेशन ने। लेकिन सर भारत में भी तो हम देखते हैं ना सूबाई इलेक्शंस के होते हैं। सूबाई पाकिस्तान में पहली दफा होगा लीना, क्यों भूलते हैं कि ये वहाँ होते रहते हैं सर। तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग ना। मुनीर फारूक साहब, हाँ सर आपकी राय आ गई, आपको कोई कबाहत नहीं लगती? जो आपको लगता है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं दैट मेक्स सेंस। मुनीर फारूक साहब आप कहिएगा सर। एक तो इसके ऊपर अपनी राय, ऑब्वियसली ये जो हमारे पास इख्तलाफ आया है कि राना साहब जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, भट्टी साहब की राय है कि जी वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यायी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब, प्रैक्टिकल बात है। आप कहिएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है। दूसरा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि अहमद बिलाल महबूब साहब है पिलडाट के, वो ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर जो फैसला है वो सही फैसला नहीं है। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने के मुतरादिफ है, क्योंकि जो इलेक्शंस एक्ट है वो सदर को ये इख्तियार देता है कि भाई आप करेंगे, तो फिर कैसे लाहौर हाई कोर्ट ये कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से डेट देगा? जो जहाँ तक इलेक्शन एक्ट है कानूनी एतबार से जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है या उसके ऊपर जो कानून है, आइन है, वो आइन पाकिस्तान है। अब आइन पाकिस्तान के अंदर तो जो किरदार है वो बहरहाल गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। अब बहस ये थी कि गवर्नर पंजाब कह रहे थे कि क्योंकि मैंने तो दस्तखत नहीं किए थे, ये तो मेरे पास इख्तियार था भी नहीं कि मैं इसको लटकाता, तो ये ऑलरेडी मामला खुद ही 24-48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील हो गई। तो वो जो ऑपरेशन था सारा उस आर्टिकल का वो ऑटोमेटिक था। लिहाजा मैं, क्योंकि मैंने तहलील के दस्तखत नहीं किए, लिहाजा इंतखाबात लेने की जो कराने की टाइमिंग है वो भी मैं देने के लिए उसका मजबूर नहीं हूँ, या मैं पाबंद नहीं, और मुझे देनी भी नहीं चाहिए। ये काम इलेक्शन कमीशन तारीख। और अगर आप याद करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बुनियादी बहस थी वो सिर्फ इसी बात पर थी कि ये तारीख देनी किसने है। तो इलेक्शन कमीशन को ये कह कर कि आप तारीख दे दें, लाहौर हाई कोर्ट ने, अगर मैं कहूँ ना, क्योंकि एक मसला हल किया है, शायद ये एतराज दुरुस्त हो कि जी वो जी इसके अंदर तो ये तो दुरुस्त फैसला नहीं है, या जिस तरह अहमद बिलाल महबूब साहब का मौकफ है कि ये शायद रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। मेरी राय इस पर मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि एक मसला था, एक जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फड्डा पड़ गया था, उसका ही हल लाहौर हाई कोर्ट ने अपनाया है। 90 दिन में काफी दिन थे ना, तो फड्डा तो फजूल का खाम खा का नहीं था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जरूरी नहीं हो, ये तो कोई तुक नहीं बनता कि 90 दिन तक आप लटकाई रखें कि जी हमने 90 दिन गुजरेंगे तो फिर 85वां दिन होगा, 85th डे, उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन किस दिन होने हैं। जब जैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि अगर असेंबली पहले तहलील होती है तो वक्त से, और 90 दिन का टाइम है, तो पहले 10-15 दिन के अंदर मशावरत के साथ ठीक है जी आप डिसाइड कर लेते हैं डेट, फिर किस दिन इंतखाबात होने। ये तो क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ फड्डा है, एक इशू है, तो आपके ख्याल में ऐसे तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने उसको हल कर दिया है। अच्छा अब ये कहेंगे मतलब, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर लूं कि जो अभी जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि वो निगरान हुकूमत है, तो ये भी इनकी पीडीएम की अपनी है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब के बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, आसिफ जरदारी साहब से बहुत कुर्बत है, मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी साहब के बहुत ही देरीना और बहुत ही क्लोज ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से, और मेरा मौक़िफ़ रहा है कि जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो ज़ेर निगरानी काम करती हैं। तो असल में अगर देखा जाए तो फिर आप इस पर रोशनी डालिए कि निगरान हुकूमत
किसकी जेर निगरानी है और वो एक्चुअल हुकूमत किसकी है। तो वहाँ भी थोड़ी हमें लपकुशाई करनी चाहिए ना, वहाँ भी लपकुशाई करनी चाहिए कि ठीक है पीडीएम का अपना बंदा है। बहुत दिलचस्प पॉइंट है, मैं चाहूंगी जरा हम मुख्तसर इसको रखें आर्गुमेंट को, ताकि मैं भट्टी साहब से जवाब भी ले लूं। मोहसिन नकवी साहब का ये दिलचस्प बात है, वो बहुत ही तगड़ी है। ठीक है, इसके हमारे बुनियादी सवाल के ऊपर जरा मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं राना साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस अगर एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे, अगर ये सूबाई अलग और आम इलेक्शंस अलग, कौमी असम्बली के अलग होंगे तो फिर लोग एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, उससे क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। आप इसको सही समझते हैं बयान को? देखिए, एक ऐसा काम जो आज से पहले हुआ ही नहीं, तो उसके ऊपर हम अपनी राय एक प्रिजम्पशन के ऊपर या एजम्पशन के ऊपर हम क्यों बना ले कि जरूरी फटा पड़ेगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात है कि नहीं, वफाक के अंदर एक हुकूमत बैठी होगी और यहाँ पर इंतखाबात हो रहे होंगे वफाक के लोगों के हल्के पंजाब के अंदर, तो क्या वफाकी जो हुकूमत है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी पंजाब के अंदर अपने हल्कों के अंदर जो लोग मौजूद है, जो सूबाई लड़ रहे होंगे, उन्हीं लोगों के नीचे जो वहाँ पर एमएनएस कुछ बैठे हुए हैं। तो आपके ख्याल में राना साहब की वजाहत दुरुस्त नहीं है? हाँ, मतलब नहीं, मैं ये मेरे नजदीक दुरुस्त, और मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं कर सकता कि जो काम ऑलरेडी हुआ ही नहीं आज तक और उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो उसके बारे में आपने ये तासुर बना लिया कि वो अगर हुआ तो वो गलत, तो गलत ही होगा। ये राय नहीं होनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, देखिए क्या बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो आमरियत की चादर ओढ़ लेते हैं जब इलेक्शन की बात आती है। अभी है, बाजी में भी उठा के देख लें। सीधी सी बात है, वैसे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों करे? अगर एक असेंबली, आपने आइन बनाया, इस पार्लियामेंट ने आइन बनाया है और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करा दें, तो 90 रोज़ में इलेक्शन करा दें। इसमें कोर्ट को फैसला करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आपको करा देने चाहिए थे। जहाँ राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि राना सनाउल्लाह अपनी हुकूमत को ये तजवीज़ दें कि आप कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें और एक साथ इलेक्शन करा लें। तो जहाँ जब वो ये बात कर रहे हैं तो वो दूसरी बात नहीं कर रहे, इसलिए उनका बयान दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि वो ये बात का, इसके साथ अगर वो ये बात करते कि अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, तो हमें भी कौमी असम्बली और बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। पहली तजवीज़ तो पीडीएम ही की थी ये, इमरान खान को पहली तजवीज़ तो सर वैसे इखलाकी एतबार से जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो उनका हक है कि अगर वो ना डिज़ोल्व करें तो? नहीं, बिल्कुल हक है। हाँ? तो कानूनी और आईनी तौर पे इमरान खान का या पीटीआई का भी हक था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी। सर बट उन्होंने बेहतर समझा ना, तो उन्होंने कर दी डिज़ोल्व। फिर आप इलेक्शन करा देना उनके। हाँ, फिर आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के इलेक्शन करा दें, फिर उसमें क्या बात है? मतलब माजरत के साथ एक सियासत के अंदर फर्ज किया, उनको एक शूट किया इमरान खान साहब को, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि आप उनको वो ही शूट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की ताकि वो नीच पे आ जाए। उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी मूव है, गैर मामूली मूव है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जी आप इस मूव के जवाब में अब नीचे अपनी कोई तरकीब न तदबीर ना करें। ओके, न्याजी साहब, ये तजवीज, ये बुनियादी तौर पे मुतालबा किसने किया था? पीटीआई से मुतालबा किसने किया था? बट सर सियासी चाल भी तो हो सकती है ना उनको लोअर इन करने के लिए। ठीक है, कोई सादा आदमी मुतालबा था, टीचर्स ने एक दूसरे को ये कर दो, पूरे कर दो, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी जबान पे जबत हो जाएंगी अगर तुम करोगे। मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। ठीक है जी, ये बात अपनी जगह हम है, लेकिन बुनियादी सवाल को समअप कर लेंगे। हमारे 3 एनालिस्ट की अक्सरियत ये कहती है राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन न्याजी साहब इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।